हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी आधारित क्लास जो है कि 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी साइंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और ये फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस नंबर 4 होगी। ठीक है। और अगले जो है कि 3 प्रैक्टिस सेट को आप जो है कि नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स कोई भी हो, एनसीईआरटी से बाहर जो है कि कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है कि कैसे मिलती है, तो डायरेक्ट जो है कि आपकी बुक्स से ही मिलती है। और यहाँ पर ये आपका प्रश्न है और आपके जो है कि बुक से जहाँ से बनाया गया है वहाँ से उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न हमारा जो है कि क्या है, पौधों में विभोज्य योतक ऊतक का जो है कि क्या कार्य होता है। ठीक है। यानी कि पौधों में जो है कि जो विभोज्य योतक होते हैं, ऊतक, उनका जो है कि कार्य क्या होता है। तो क्या सुरक्षा करना या सहायता करना या विकास करना या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पौधे में विभोज्य योतक होते हैं उनका जो है कि कार्य होता है विकास करना। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने जो है कि अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी ऊतक होते हैं और अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से जो है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अस्थायी ऊतक होते हैं वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस के बुक्स में दिया गया है और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए, अस्थायी ऊतक, देखिए विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। देखिए, ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। ठीक है। जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो यहाँ से, और देखिए, विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं विशिष्टकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का जो है कि विकास करती हैं। ठीक है। तो इनका कार्य ही विकास करना होता है। यहाँ से आपको जो है कि जानकारी मिल गई होगी। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पदार्थ हो, सीधे ठोस से जो है कि गैस में अगर वो बदलता है तो वो प्रक्रिया फ्रेंड्स आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस के बुक्स में देखिए, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा इसको अगर जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यहाँ से एक और चीज़ आपको मिलेगी, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि 2 जानकारियाँ मिली हैं और दोनों जो है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक और चर्चित प्रश्न पूछा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में कि शुष्क बर्फ हम लोग किसे बोलते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है कि ठोस बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं, यहाँ पे शुष्क बर्फ। ठीक है। यहाँ पे ये आपको जो है कि पता चल गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं हम लोग अगला अपना जो है कि प्रश्न। देखिए, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए, ये भी आपके जो है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक्स से जो है कि उठाया गया है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि 1/4 हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे कैसे 1/4 हो जाता है, तो देखिए यहाँ से देखिए क्या है, मान लीजिए कि यम क्या है, यम द्रव्यमान है
दो पिंडों ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल यफ है। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यही आपका जो है कि क्या होता है, यफ बराबर 1/d² होता है। ठीक है, तो यही जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, डी दूरी। ठीक है, तो इसी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जो है कि इसको यफ बराबर इसको अगर दोगुना करते हैं, दूरी को दोगुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे 1/, जो है कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 1/4 हो जाता है। और ये प्रश्न जो है कि आपका फ्रेंड्स बहुत से एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा जी का जो है कि एसआई मात्रक क्या क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हेनरी केवेंडिश 1731 से 1810 ने में जो है कि एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। जी का मान कितना ज्ञात किया था, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए फ्रेंड्स जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये तीनों जो है कि क्या कैसा हार्मोन है, तो ये जो है कि पादप हार्मोन यानी कि पौधों के हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स याद रखिएगा एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ से इसको देखेंगे कि जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है और ऑक्सिन का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ से देखिए विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए जब वृद्धि करता है पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो पौधों की कोशिकाओं में की लंबाई में वृद्धि में कौन सहायक होता है, तो ऑक्सिन होता है। और देखिए पादप हार्मोन का दूसरा जिब्रेलिन है। ठीक है, तो जिब्रेलिन जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, तो तने की वृद्धि में सहायक कौन होता है, जिब्रेलिन। और देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को जो है कि प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको जो है कि जानकारी मिली होगी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। साइंस का जो है कि बहुत ही चर्चित प्रश्न है और ये जो है कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है कि डायरेक्ट NCERT बुक्स को ही टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो देखिए फ्रेंड्स क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु जो है कि मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरोफिल में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम होती है। और देखिए यहाँ से इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, तो ये देखिए आपके जो है कि क्लास 10th के NCERT में इंद्रधनुष का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है। और ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकता है कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इंद्रधनुष जो है कि ये वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए फ्यूज का सिद्धांत है, यानी कि जो फ्यूज का सिद्धांत होता है ये जो है कि किस आधार पे कार्य करता है, तो देखिए फ्रेंड्स फ्यूज का जो सिद्धांत होता है ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है कि कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए विद्युत धारा के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव ये कही है। और देखिए व्यवहारिक
व्यवहारिक अनुप्रयोग, देखिए किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा के अवश्य भावी परिणाम है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिए। देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है, विद्युत रोधी टैंक का उपयोग उसके उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से बल्ब के तंतुओं में जो है कि क्या प्रयोग किया जाता है, तो बल्ब के जो है कि तंतु में जो है कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपके जो है कि दिया गया है, ठीक है। तो देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये आपके बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है, ठीक है। जब प्रिज्म पे जो है कि प्रकाश का रंग विभिन्न क्रमों में जब जो है कि गुजरता है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैंगनी रंग जो है कि सबसे ज़्यादा झुकता है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। और देखिए यहाँ से वर्डों का क्रम, देखिए वर्डों का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा जो है कि बैंगनी रंग झुकता है, फिर उसके बाद बैंगनी के बाद जामुनी, नीला, हरा, फिर उसके बाद पीला, नारंगी, फिर उसके बाद लाल। तो सबसे कम जो है कि कौन सा रंग झुकता है, तो लाल झुकता है, ठीक है। और ये जो है कि VIBGYOR, ये जो है कि इनका क्रम है 60 में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जो है कि बुक्स में दिया गया है, जहाँ से हम लोग प्रश्न को अभी देखे थे। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। देखिए लाल प्रकाश जो है कि सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष तो बनता है, लेकिन इसका बनने का कारण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंद्रधनुष जो है कि बनता है, तो ये जो है कि आपके पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, इसके कारण जो है कि इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये पानी की जो बूंदें होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, तो याद रखिएगा। और यहाँ से ये आपके बुक्स में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से दिया गया है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। और देखिए क्या होता है, तत्पश्चात अपवर्तित तथा विक्षेपित, तत्पश्चात इसके आंतरिक परावर्तित, ठीक है। तो आप अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है कि ये बनता है क्या, तो आपका जो है कि इंद्रधनुष, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आवृत्ति को आपको हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर की तरफ किस ऊतक द्वारा जाता है, यानी कि पौधों में पानी ऊपर की तरफ जब जाता है, देखिए मिट्टी से क्या करता है, पौधा अपने पानी को खींचता है, ठीक है। नमी जो होती है, यानी कि आप जो है कि पौधों के जड़ों में डालते हैं, तो पौधे में पानी ऊपर की तरफ किस ऊतक के द्वारा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम्स में जो है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत बार पूछा भी गया है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर की तरफ किस ऊतक द्वारा जो है कि जाता है, तो ये जो है कि आपके जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए जल का परिवहन, देखिए जाइलम ऊतकों में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएँ तथा वहिकाएँ आपस में जुड़कर जल संवहन वहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। देखिए जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। देखिए पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की
एक युक्ति का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन? तो जाइलम, यहीं से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, लाइसोसोम होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइसोसोम क्या होते हैं? क्या पाचन केंद्र होते हैं, या श्वसन केंद्र होते हैं, या उत्सर्जन केंद्र होते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइसोसोम होते हैं ये आपके जो है कि होते हैं पाचन केंद्र। लाइसोसोम जो है कि पाचन केंद्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए लाइसोसोम, देखिए फ्रेंड्स, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है कि ये पाचक केंद्र है। देखिए, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिकाओं अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोसोम में जो है कि ये पाचन केंद्र है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम किनके द्वारा बनता है? क्या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या गाल्जी काय के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये जो लाइसोसोम होते हैं ये गाल्जी काय के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ से जस्ट दिया गया है, देखिए गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है कि लाइसोसोम है क्या? तो ये जो है कि लाइसोसोम जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि पाचक एंजाइम किस में होते हैं? तो लाइसोसोम में होते हैं। ठीक है, और ये भी प्रश्न बन सकता है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है? तो ये है लाइसोसोम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि आज का लास्ट प्रश्न। मुंह के पीएच का मान कितना हो जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कितने लोगों के जो है कि दांत सड़ गल के जो है कि गिरने लगते हैं, तो वो किस कारण होता है? आपने जो कभी जो है कि जानने का प्रयास किया तो देखिए फ्रेंड्स, 5.5 यानी कि 5.5 से अगर आपके मुख का पीएच मान कम हो रहा है तो फ्रेंड्स आपके जो है कि दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाए, यानी कि आपके दांत सड़ने गलने लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुंह के पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्या हो जाएगा? सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा। देखिए बुक्स में आपके यहाँ से बढ़िया तरीके से दिया गया है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्टाइट, कैल्शियम फास्फेट व क्रिस्टली रूप से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 यानी कि 5.5 से कम हो जाने पे संक्षारित हो जाता है। ठीक है, और देखिए मुख की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लास आपको फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा। और डेली फ्रेंड्स आपको ये एक क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT साइंस की एक क्लास मिला करी, जिसमें 15 प्रश्न होंगे। जल्द ही मैं जो है कि जियोग्राफी और हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जो है कि आप धीरे धीरे अपने जो है कि तैयारी को करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।